जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका प्राचीन भारत के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मगध साम्राज्य की। और मगध साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया है इसकी बात की भी चर्चा करेंगे और प्रत्येक राजाओं के बारे में इसमें हम पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी उसको भूमिका को देखते हैं कि ये मगध साम्राज्य क्या था और मगध साम्राज्य कहाँ पर विस्तार था इसका, भारत में कहाँ पर पाया गया, तो इसको भी जानते हैं, समझते हैं, है ना। देखिए जरा, जो मगध साम्राज्य है प्राचीन भारत में हम इसको पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य जो है वह बिहार में है ना, बिहार प्रांत में है। और बिहार में जो महाजनपद हुए, अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो 16 महाजनपदों का उत्कर्ष है, जिसमें से सबसे समृद्धशाली और शक्तिशाली जो महाजनपद है इसका नाम है मगध। और यही मगध जो है ना, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है बिहार में, तो ये भी बताएगा कि जो ये कहां पर स्थित है। तो इसके पूर्व में अगर प्राकृतिक इसका देखा जाए दृश्य कहां पर है, तो ये पूर्व में जो है कि चंपा नदी पर है ना। पूर्व में इसके चंपा नदी, दक्षिण में क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, है ना। और वो उत्तर में इसके गंगा नदी बहती है और पश्चिम में सोन नदी बहती है। तो इसकी अवस्थिति है, लेकिन इसकी तो ये प्राकृतिक अवस्थिति है। अगर पूछेगा कि मगध साम्राज्य, इसके पूर्व में कौन सी नदी बहती है, चंपा, उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत है और पश्चिम में सोन नदी बहती है। ये इसकी स्थिति है प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि इसकी भूगर्भिक स्थिति क्या है ना, भूगर्भिक स्थिति है या स्थलाकृति कैसी है इसकी, ये कहाँ पर है ना। प्राकृतिक दृश्य को छोड़ करके राजनीतिक सिस्टम में देखेंगे, राजनीतिक इतिहास को देखते हुए बात करें तो जो गिरिब्रज इसकी राजधानी है, मगध की जो राजधानी है वह गिरिब्रज मगध है ना। और उसकी राजधानी जो गिरिब्रज है, वह गिरिब्रज को राजगीर या राजगृह के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी दो राजधानियां हुई, मगध साम्राज्य की दो राजधानियां हुई हैं, जिनमें से पहली राजधानी गिरिब्रज राजगीर या राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र। इसका नाम पहले कुसुमपुर भी हुआ करता था और उदयन ने जो है कि इसका नाम पाटलिपुत्र रखा था, है ना। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर यह जो है कि है। और देखिए कि गंगा इसके उत्तर पूर्व में है, दक्षिण में इसके सोन नदी है और गंडक जो है, गंडक नदी है इसके पश्चिम में पाई गई है। तो मगध साम्राज्य की दो राजधानियां, पहली राजधानी इसका नाम है राजगीर गिरिब्रज या राजगृह, मतलब बात एक ही है, चाहे हम करें राजगीर, राजगृह या गिरिब्रज। तो एक राजधानी है और दूसरी राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र, वर्तमान जिसको पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी अवस्थिति हुई, जो गिरिब्रज थी इसकी राजधानी, वह बराह पहाड़ी पर इसके पूर्व में, पश्चिम में इसके वैभास पहाड़ी, उत्तर में इसके ऋषभ पहाड़ी, वृषभ पहाड़ी और ऋषिगिर पहाड़ी जो है इसके दक्षिण में पाई गई है। तो इसकी राजनीतिक स्थिति है, इसके क्या कहते हैं, कैपिटल की राजधानी भी है, ठीक है। मगध साम्राज्य समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मगध साम्राज्य में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है। कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है और समय को भी पूछ लिया जाता है, इसमें कुल कितने शासक अलग अलग राजवंश में हुए ये भी पूछा जाता है। तो उनका सारा एक ही जगह आपको मिलने वाला है। तो चीजें क्या है, सबसे पहला वंश है, वैसे सबसे पहला वंश माना जाता है ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। और ये इसमें सबसे पहला जो वंश है वृहद्रथ वंश था। वृहद्रथ इसका पहला सबसे वंश था वृहद्रथ। लेकिन वृहद्रथ वंश का उल्लेख जो है कि इसका पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं है, इसके साक्ष्य कम मिलते हैं, इसलिए वृहद्रथ वंश का जो पहला शासक था वृहद्रथ था, है ना। लेकिन वहां पर इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। इसलिए पहला वंश इन्होंने किसको माना है, हर्यक वंश। और जिसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। इसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी आपको इसमें सिर्फ हम जानकारी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किए हैं, इसमें कि कौन वंश हैं और कितने उसमें शासक हुए हैं, उनकी समय काल क्या है, इस बात को हमने बताया है, ठीक है ना। तो हर्यक वंश हुआ पहला, दूसरा है शिशुनाग वंश, है ना। दूसरा वंश शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश में ही हर्यक वंश पहला वंश हो गया, दूसरा वंश हो गया शिशुनाग वंश, तीसरा वंश है जो है कि मगध साम्राज्य का ही तीसरा वंश है नंद वंश, और चौथा वंश है शुंग वंश, और पांचवा वंश है चौथा वंश ये होगा मौर्य वंश, और इसके बाद पांचवा वंश है शुंग वंश, छठवां कर्ण वंश और सातवां आंध्र सातवाहन वंश। इसकी हमने ट्रिक बना करके पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उससे भी आप याद कर सकते हैं।
ये या इस क्रम से भी याद कर सकते हैं ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो वंश है जिसमें हमने आपको बताया कि हर्यक वंश है। हर्यक वंश का जो समय सीमा है वह 544 बीसी अर्थात ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। इसमें टोटल जो शासक हुए हैं, सबसे पहला इसका संस्थापक माना जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। बिंबिसार है ना, बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, है ना। अलग अलग इसमें पंजाब की राजधानी भद्रदेश की राजकुमारी से और कौशल देश की राजकुमारी से इस तरह से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन कुछ पुराणों में इसका यह भी मानना है, उस पुराणों में बताया गया है कि बिंबिसार ने लगभग जो है कि 500 शादियां किया हुआ था, विवाह किया हुआ था और साम्राज्य को अपने बढ़ाया हुआ था। यह अम्रपाली नामक गणिका से भी इसका संबंध था, इसने विवाह किया था, है ना, जिससे राजवैद्य जो जीवक हुआ तो उससे भी इसका संबंध है। आगे कहानी क्या है उसको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आपको समझना यह है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। इसका लड़का जो है, जिसका हर्यक वंश को क्या कहते हैं, श्रेणी कहा जाता है। हर्यक वंश का एक नाम क्या कहते हैं, बिंबिसार। हर्यक वंश में संस्थापक बिंबिसार, जिसका नाम है श्रेणिक। श्रेणिक का अर्थात मतलब सेना रखने वाला, और इसका नाम है कुड़िक, कुड़िक, है ना। तो अस्थाई सेना रखने वाला जो है था श्रेणिक बिंबिसार, और कुणिक जो उसका पुत्र है अजातशत्रु, है ना, इसको कहा गया। और अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, इसलिए उसका अजातशत्रु नाम पड़ा, अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद उसका पुत्र उदाइन, उदाइन के बाद नागदशक आता है। उदाइन के बाद उसका भाई भी एक भागभद्र रहता है, अर्थात कह सकते हैं इसका एक और भी है भाई इसका नाम है भागभद्र, भागभद्र, ये ठीक है। और नागदशक अंतिम शासक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है और अंतिम शासक नागदशक है। ठीक है, नागदशक की हत्या की गई थी। ये सारे जो, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिताओं को मारा है, इसलिए इसका नाम पितृहंता वंश, पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। इस वंश को अर्थात हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। उदाइन ने भी अपने उसकी हत्या की थी, फिर लेकिन उदाइन ने हत्या की, लेकिन उदाइन को किसी ने मार दिया था। इसी तरह से हत्या की गई थी नागदशक की। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग शिशुनाग। नागदशक जो है कि नागदशक का सेनापति था, इसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक को मारकर एक नए वंश की स्थापना की, इसका नाम था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक, इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। काउबे के रंग का था, बिल्कुल कलुआ था, काला था, इसलिए इसका नाम काकवर्ण या कालाशोक पड़ा। ठीक है, आगे ये जो कालाशोक है, इसने यहाँ पर कालाशोक के बाद आता है नंदवंश, है ना। नंदवंश का संस्थापक जो है महानंदिन है। नंदवंश का संस्थापक महानंदिन को माना जाता है, लेकिन कभी कभी इतिहासकार ये भी लिखे हैं, किसी गाइड में या बुक में आपको मिलेगा कि जैसे लूसेंट है, इसमें आपको मिलेगा महापद्मनंद है। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद ही बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सही करिएगा कि महानंदिन जो है वो रियल में संस्थापक है, लेकिन गाइड में आपको यही मिलेगा महापद्मनंद। उसकी कहानी ये है कि महानंदिन तो इसका संस्थापक था, लेकिन इसका सेनापति महापद्मनंद था। ये कुछ समय के लिए शासन करता है। यह इस जाति से सविता रहता है, सविता का मतलब नाई रहता है। ठीक है ना, यह एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट हुआ जो अपने राजा को मार करके एक नए वंश की स्थापना करता है, अर्थात वही वंश चलाता है, नंद वंश चलाता है। महानंदिन को मार करके इसने नए वंश नंद वंश की स्थापना किया है। तो अर्थात संस्थापक तो ये था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है महापद्मनंद को माना जाता है। जैसे आप दिल्ली सल्तनत में आप पहला वंश समझते हैं कि पहला वंश गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका संस्थापक जो हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, लेकिन उसका रियल या वास्तविक संस्थापक जो है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी प्रकार से नंदवंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह महापद्मनंद है। इसने ही सर्वछत्रांतक की उपाधि को धारण किया था, इसने ही सर्वमेघ यज्ञ करवाया था, इसने ही एक राट यज्ञ करवाया था, है ना। आगे चलेंगे तो इसकी कहानी के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। इसके बाद अंतिम शासक जो नंदवंश का हुआ उसका नाम था घनानंद। और घनानंद जो है अंतिम शासक है, यह ही बहुत अराजकता भरा शासन करता है, यह बहुत क्रूर एवं निर्दयी शासन था। और इसी के समय में भारत में यूनानी आक्रमण हुआ, इसका नाम था सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय होता है।
ठीक है ना। नंद वंश में आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब यूनानी आक्रमण सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ तो उतने समय मगध साम्राज्य में कौन सा वंश शासन कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि महापद सॉरी घनानंद था, है ना, घनानंद था, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे मौर्य वंश। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि यूनानी आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने जब 305 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया उस समय मगध साम्राज्य में किस वंश का शासन था। आप बता देंगे मौर्य वंश का शासन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन रहता है। मौर्य वंश का संस्थापक देखो, इसमें मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। इसमें हमने संस्थापक नहीं लिखा है, यहाँ पर संस्थापक लिखे संस्थापक, यहाँ पर संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। संस्थापक ये पहला होगा, पहला शासक, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य इसका शासक है और चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बनाने का काम किया है और यही पहला शासक है जिसने दहेज में किसी विदेशी से अर्थात सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया हेलेना से विवाह करके अराकोसिया एरिया अराकोसिया जेनरोसिया और पेरिपनेसदाई को लेता है। अर्थात दहेज में किसी बिहारी ने पहली बार बहुत बड़ा साम्राज्य लिया था, 4 प्रांत लिए थे। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया का विवाह करके सेल्यूकस निकेटर को जो है कि दहेज में सेल्यूकस निकेटर से इन्होंने दहेज में लिया हुआ था और गिफ्ट या उपहार स्वरूप इसको 500 हाथी दिए थे। वो कहानी अलग की है जिसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे आगे अगली वीडियो में। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम बिंदुसार है और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम अशोक है। अशोक महान के नाम से जाना गया है। अशोक की कहानी क्या है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे, इसके लिए देखते रहें। अंतिम सम्राट जो है मौर्य वंश का उसका नाम था बृहद्रथ और बृहद्रथ की हत्या करके बृहद्रथ का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग जो है कि ना इसका सेनापति है बृहद्रथ का और अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हरा करके मतलब मार करके हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम है शुंग वंश। और शुंग वंश का संस्थापक इसीलिए किसको कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। इसकी समय सीमा 185 से 75 बीसी है और इसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ अग्निमित्र के बाद वसुमित्र के बाद भागभद्र और भागभद्र के बाद देवभूति। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ये बताएं कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। आप बता देंगे देवभूति था। कण्व वंश, इसके बाद कौन सा आता है, कण्व वंश, है ना, कण्व वंश। कण्व वंश में क्या हुआ, कण्व वंश का संस्थापक है वासुदेव के बाद भूमि मित्र, इसके बाद नारायण और नारायण के बाद सुशर्मा का सेनापति रहता है, इसका नाम रहता है सिमुक ने ये क्योंकि सामंत है इनके, तो सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने नए राजवंश की स्थापना किया। वह है कौन सा, आंध्र सातवाहन वंश जो है उसका संस्थापक सिमुक है। इसका अगला शासक सातकर्णी है। इसके बाद हाल है। इसमें कुल टोटल 8 शासक हुए हैं जिसमें से अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। तो इसमें हमने आपको बताया कि जितने भी मगध साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंश थे उनके शासक हुए और उनकी कहानी को आगे अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बेहतर तरीके से इस सारी गाथा और कहानी को बताने का प्रयास करूंगा जिसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले होंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको देखें और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए क्या करेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, देखिएगा कि बेहतर तरीके से इसमें काफी मेहनत लगती है आपको बताने में, सारी चीजें वीडियो बनाने में, तो हमारा सपोर्ट करें इसलिए क्योंकि शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब के लिए देखते रहें और धन्यवाद, थैंक यू।